प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह एसएमसी विद्यावर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था यूनिट 1 और यूनिट 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम परीक्षा की दृष्टि से केवल उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो बच्चों पहली कक्षा में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के वस्तुनिष्ठ लगा लिए थे। अब इस कक्षा में हम उससे आगे यानी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसी क्रम में बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण क्या है? देखिए यूनिट 1 में हमने ना एक यूनिट 2 में हमने ना एक चरीय रैखिक समीकरण पढ़ लिए। अब पढ़ना हमें दो चरीय रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चरीय रैखिक समीकरण में क्या बताना होता है, यहाँ देखते हैं दो चरीय रैखिक समीकरण। तो बच्चों जब बात की जाएगी, अगर कहीं कोई इक्वेशन है 3x + 4 = 1 या केवल लिखा हुआ है 3x + 4, ऐसी इक्वेशंस को हम रखेंगे एक चरीय रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। अगर यही हम x के साथ एक और चर राशि रख लें, जैसे कि हमने लिखा 3x + 2y, तो इन्हें हम बोलेंगे दो चरीय, और इनकी मैक्सिमम पावर 1 और 1 है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, दो चरीय रैखिक समीकरण। वे सभी समीकरण जिनमें चर राशि दी जाए और जिनकी मैक्सिमम घात 1 हो, उन्हें हम सदैव किसमें रखेंगे, रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर राशि है x और y, तो ये हो जाएंगे हमारे दो चरीय रैखिक समीकरण। तो चलिए यहाँ x पे घात 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा? तो यहाँ हमें ये हल देखने होंगे। अगर कहीं लिखा है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, दूसरे ऑप्शन और क्या हो सकते हैं, यहाँ साथ ही में लिखा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इन्हें देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया अद्वितीय हल। यहाँ कौन सी कंडीशन मिलेगी जो इसे मैच कर रही है, इस इक्वेशन को हम अपने फॉर्मूला पे आएंगे, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या दिया जा रहा है, a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। यह कौन सा हल होगा? चलिए देखते हैं, किस हल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन किसे दर्शाएगी, ये इक्वेशन दर्शाएगी अनंतः अनेक हल को। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या लिख पाएंगे, अनंतः अनेक हल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा अनंतः अनेक हल। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। 3 में क्या है, a1a2 b1b2 बराबर नहीं c1c2, ये इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। यह कंप्लीट इक्वेशन है, कोई हल नहीं की। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, कोई हल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की क्या शर्त होगी। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में हम एक बार पहले भी हल कर चुके हैं कि अद्वितीय हल की क्या कंडीशन रहेगी, उसी को हमें दोबारा से रिपीट करना है। तो देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या थी, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। यह इक्वेशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त लिखिए। यहाँ हमने कोई हल नहीं की शर्त लिख रखी है ऑलरेडी। क्या है शर्त, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, रेखिक समीकरण युग्म A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, C2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल होने की शर्त क्या है। इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अनंतः अनेक हल होने की शर्त क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं बराबर C1 बटे C2। यहाँ हम लिख पाएंगे, क्या लिख लेंगे, हम लिख देंगे अनंतः अनेक हल की शर्त। देखिए क्या है शर्त, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल चुका है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात करिए। या इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 5 और हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1। चलिए 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 माइनस 2, तब y बराबर 3 बटे 3, यानी हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या लिख पाएंगे, 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह समीकरण जिसका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जाता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, a व b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों x व y में एक कैसा समीकरण कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने पहले ही क्वेश्चन में इसका अध्ययन कर लिया है कि जब दो चर की बात की जाएगी और उनकी मैक्सिमम घात, यहाँ क्या दिया जा रहा है, हमें दे रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ दो चर है, एक चर x और दूसरा चर y, और इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है दोनों की। अर्थात यह पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, यह इक्वेशन कहलाएगी प्यारे बच्चों रेखिक समीकरण। ठीक है ना। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, रेखिक समीकरण। चलिए यहाँ लिख देते हैं रेखिक समीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2 है, y की वैल्यू कितनी है, y बराबर 1 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, k का मान। चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल k। x की वैल्यू क्या है, x इक्वल रखना है 2 और y की वैल्यू क्या है, y इक्वल रखना है 1। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर k, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। तीसरे खाली स्थान में हमें क्या लिखना होगा, 5। इसके बराबर है k बराबर 5 प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर। आगे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है देखिए,
पहला ही क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य की ओर बढ़ेंगे। दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। जी नहीं, दो चरों में अगर कोई रेखिक समीकरण है तो उसके ना तीन अलग अलग हल हो सकते हैं, यदि वह संगत है, यदि उसकी भुजाएं उसके मान संगत है। ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, अगर संगत है तब क्या कंडीशन आती है, अगर कहीं दो चरीय रेखिक समीकरण के युग्म संगत है, मतलब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, इन्हें संगत में रखेंगे, और a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2, यह स्थिति अगर है तो फिर ऐसी स्थिति के कारण यहाँ तीन हल अलग अलग मिल जाएंगे। कभी एक हल मिलेगा, कभी दो हल मिलेंगे, कभी कोई हल नहीं मिलेगा, और कभी अनंत अनेक हल मिलेंगे। तो यह कथन पूरी तरह गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। कैसे, देखिए जैसे रेखिक समीकरण में कोई रेखा है, 2x प्लस 3y बराबर 5 को लेके सॉल्व करें। अब मानिए हमें x की कोई वैल्यू प्राप्त होगी, x बराबर 2, तो यह किसे निरूपित करेगा, यह बाई रेखा को निरूपित करेगा, यानी इसे हम सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है बताइए प्रतिच्छेदी है या नहीं है। चलिए देखते हैं इसे भी। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनसे देखते हैं कि यह प्रतिच्छेदी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दी जा रही है, हमें इक्वेशन दी जा रही है 2x माइनस 3y बराबर 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 14, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 7। ऐसे यहाँ a2 बराबर 4 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर 14। ठीक है ना। आगे बढ़ाएं, आगे क्या करना होगा, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2, मतलब 2/4 कॉमा -3/6 कॉमा 7/14, और यह 6 माइनस में, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी तीनों वैल्यू कैसी आ जाएंगी, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ऐसी स्थिति कब बनती है, ऐसी स्थिति बनेगी या तो निकाय क्या हो जाए, अनंतानेक हल, या संपाती रेखाएं निरूपित। ठीक है ना, या तो अनंतानेक हल हो या संपाती रेखाएं निरूपित करो। जबकि हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी के लिए क्या आना चाहिए, प्रतिच्छेदी के लिए आएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, न्याय कथन भी असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इस प्रश्न को हम 2 बार पहले भी कर आए हैं। सीधे फॉर्मूला ढूंढना है। अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है यह क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। ठीक है ना। अद्वितीय हल ऑप्शन नंबर 2, यानी हम लिख पाएंगे कि हमारा पहला ऑप्शन कहाँ मैच करेगा, दूसरे से। चलिए अगले क्वेश्चन में दो चरों के रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, यह रहा इनका व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप, यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप मीन्स a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह किसी भी दो चरीय रेखिक समीकरण के युग्मों का व्यापक रूप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यह किस फॉर्मूला की इक्वेशन है? क्या लिख रखा है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। यह इक्वेशन मैच करेगी कहाँ? कोई हल नहीं। ठीक है ना? कहाँ मैच करेगी? यहाँ लिख देता हूँ इसके सामने जिससे आपको समझ आ जाए। कोई हल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इक्वेशन है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यह किसे निरूपित करेगा? तो यह निरूपित करेगा निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती रेखाएं। ठीक है ना? संपाती रेखाएं और अनंतः अनेक हल एक ही है। ठीक है? अगर कहीं संपाती रेखाएं लिखी है या अनंतः अनेक हल है उसे हम एक ही कथन में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यदि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो बताइए y का मान क्या होगा? तो देखिए y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। y का मान कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना? चलिए करते हैं, कैसे पुट करना है। ठीक है ना? देखिए इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू 0 है, यहाँ लगाएंगे 0 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल में 0। 3 की साइड चेंज, 2y बराबर -3, y बराबर -3 बटे 2। ठीक है ना? हमें मिल चुकी y की वैल्यू क्या है? -3। चलिए आगे और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अन्य क्वेश्चनों में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में लिख रखा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द और वाक्य में कितने प्रश्न हैं? देखते हैं इन प्रश्नों को। चलिए पहला क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। चलिए मानक रूप अभी लिखा है आपने, क्या है मानक रूप? ये रहा हमारा मानक रूप, ये है। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? इस कंप्लीट इक्वेशन को हम बोलते हैं मानक रूप। ठीक है ना? तो हम यहाँ मानक रूप लिख पाएंगे। अगली इक्वेशन में क्या है? y बराबर, देखिए y बराबर mx प्लस 3, आगे वैल्यू है x इक्वल है -2 और y इक्वल है 5। तो ना हमें m की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए y की जगह 5, m इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 3, साइड चेंज, 5 -3 बराबर -2 m, -2m बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू मिल जाएगी -1। हम यहाँ लिख पाएंगे m का मान क्या मिला हमें? m का मान मिला m इक्वल -1। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपए है तो इसे समीकरण में लिखें। देखिए कैसे लिखेंगे समीकरण में। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं थ्योरी, है ना? यूनिट 3 की जो थ्योरीज है उनमें ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस है जहां आपको कथन लिख के दिए गए हैं, उनके बाद आपको इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या रहेगी। हमसे पूछा जा रहा है 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक संतरे का। तो हम यहाँ लिख लेंगे, माना एक संतरे का मूल्य, अगर एक संतरे का मूल्य x रुपए, ठीक है ना? और एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य यह है आपके पास ₹2। आगे क्या कह रहे हैं? कितने संतरे हैं? 2 संतरे हैं,
ठीक है ना, प्लस 5 सेब है और कुल मूल्य कितना है 70। समझिए, जब एक संतरा है तब 1x है, अगर 2 संतरे हैं तो 2x। ऐसे ही जब एक सेब है तो 1y, और अगर 5 सेब है तब 5y बराबर 70। तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 5y प्लस 70। ठीक है ना, ये भी हो चुके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो विविक्त कर के समीकरण के विविक्त कर का मान बताइए। इसके लिए हमें पहले मूलों को समझना होगा। देखिए, मूलों की प्रकृति को समझ, मूलों की जो प्रकृति है ना वो 3 क्रम में होती है। कौन से 3 क्रम में, तो देखिए, पहली होगी वास्तविक, है ना, और दूसरी दूसरी होगी बराबर, और तीसरी तीसरी होगी काल्पनिक। ठीक है ना, तो जहां डी का मान 0 से बड़ा हो, वास्तविक होगी। 0 से बड़ा कब होगा, जब वैल्यू प्लस में आएगी। बराबर कब होगी, जब डी का मान 0 के बराबर हो। ठीक है ना, यानी यहाँ डी की वैल्यू 0 ही होगी। काल्पनिक में क्या होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। हमसे बात क्या की जा रही है, देखिए, हमसे बात की जा रही है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे हैं, समान है। समान मतलब बराबर। अब बराबर है तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नो डाउट आंसर क्या होगा, 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है ना, और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चन, फॉर्मूला समझ आना बेहद आवश्यक है। ठीक है, इन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगले सभी अधिकांशतः क्वेश्चनों में ये मूलों की प्रकृति से जुड़े इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होगी। ठीक है ना, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, और हमसे पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का जो फॉर्मूला है वह है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जब हम इनकी तुलना करेंगे ना, समीकरण एक मान के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही तुलना करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वह क्या होगी, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस 1। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, बी की जगह क्या आएगा, 1 पेस्ट। ठीक है ना, -4 गुणा ए की जगह 1 गुणा सी की जगह माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 1 प्लस 4, यानी आंसर क्या मिला, 5। चलिए, अब 5 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। 5 क्या है, 0 से बड़ा है। 5 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, मतलब हम जाएंगे वास्तविक की ओर। किसकी ओर जाएंगे, वास्तविक की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या हो। देखिए, यहाँ ये खुद ही लिख के दे रहे हैं कि कैसा है, द्विघात समीकरण। मतलब ये कि चर राशि पर जो घात है, चर राशि की जो घात है वह मैक्सिमा कितनी है, मैक्सिमा घात कितनी है, 2 है। जब ही तो द्विघात है, अगर 3 होती तो त्रिघात होते। मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा अधिकतम घात कितनी होगी, 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर का फॉर्मूला देखते हैं। विविक्त कर के फॉर्मूले में क्या है, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac, यह है विविक्त कर का फॉर्मूला। ऑप्शन में ढूंढे कहाँ है यह फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या करना है ना, देखिए, क्वेश्चन में 4 इक्वेशन है और आपको बतानी है कि कौन सी इक्वेशन के मूल वास्तविक है। ठीक है ना, आपको यह
फाइंड करना कि कौन सी इक्वेशन के मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित समीकरण में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। मूलों को निकालने का एक ही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले वाली इक्वेशन हम सीधे लिख पाएंगे। ए बराबर क्या मिलेगा? मैं ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेंगे 2 और सी बराबर मिलेगा 4। चलिए सॉल्व करते हैं। बी की जगह 9 पे स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह 1 और सी की जगह 4। 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस 16। 11 में से 6 घटाएंगे 5, 7 में से 1 गए 6। वैल्यू प्लस में है मतलब मूल कैसे हो जाएंगे? मूल है वास्तविक। कैसे है मूल? वास्तविक। पूछा क्या गया था हमसे? पूछे गए थे किसमें मूल वास्तविक है। पहले ऑप्शन नहीं मिल गए तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। नो डाउट आंसर क्या होगा? ये हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या हो, है ना? यूनिट 2 में हम जिन्हें शून्य बोलकर निकालते थे, बिल्कुल उसी ही मेथड से, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ क्या निकालेंगे? हम यहाँ निकालेंगे मूल। चलिए देखते हैं कैसे निकालने होते हैं मूल। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन लिखते हैं 2x²। आगे क्या है? आगे है -7x प्लस 6 बराबर 0। दो के गुणा करेंगे 6 में, 6 दूनी 12। ऐसी दो संख्या गुणा करने पे कितने मिले? 12 मिल जाए और जोड़ने पर 7 मिल जाए। चलिए देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। 2x² माइनस 4 प्लस 3 x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन तो 2 एका 2 माइनस की माइनस तो दूनी 4। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x माइनस 3। यही वैल्यू तो बच रही है। देखिए एक बार और देखिए, यहाँ x माइनस 2 दो बार है, इसे एक बार लिख लिया, बची वैल्यू में 2x माइनस 3 लिख दिया। ठीक है ना? हम इस इक्वेशन को मिलाएंगे आगे बढ़ा के, तो x माइनस 2 इक्वल 0 मीन्स x बराबर 2। ऐसे ही 2x माइनस 3 इक्वल 0 मतलब 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। दोनों इक्वेशन मिल चुकी। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं। x बराबर 3/2 और x बराबर 2 कहाँ है? हमें मिला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे कैसे हल करना होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण से रिलेट क्वेश्चन हम ना 4.1 में पढ़ चुके हैं। 8 क्वेश्चन है जहाँ यह बताया गया है कि कब वर्ग समीकरण मिलेंगे, किसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे यह है और किसे कहेंगे वर्ग समीकरण नहीं है। इसके लिए वह इक्वेशन जो द्विघात समीकरण के मानक रूप को फॉलो कर। कैसे? देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी हम जो इक्वेशन सॉल्व करें ना, उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन पूरी तरह से सही। यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन ए को लेके। ऑप्शन ए में इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना? सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 3। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, a की जगह x,
एक्स पे स्क्वायर -2 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 2 प्लस बी स्क्वायर 2 पे होल घात 2 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 ठीक है ना। इनकी साइड चेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर भी यहाँ और 3 भी। चलिए इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर -4x +4 माइनस एक्स स्क्वायर +3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू क्या होगी माइनस होगी क्योंकि साइड चेंज कर चुके हैं। इक्वल में क्या है 0 है। चलिए -4x 4 में से 3 माइनस करेंगे +1। देखिए मानक समीकरण का रूप क्या मिल रहा था मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। ये हमारे पास जो मैक्सिमम घात आई है वो है कितनी है 1 है। मतलब हम लिख पाएंगे कि वर्ग समीकरण कौन सी इक्वेशन नहीं है ये इक्वेशन वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 1/3 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -5/3 का एक मूल है तो के का मान ज्ञात करो। बच्चों पिछले अध्याय में पिछली क्लास में हमने जब यूनिट 2 के एमसीक्यू लगाए थे वहां सेम क्वेश्चन हमें मिला। क्वेश्चन में क्या था एक शून्य हमें दिया गया था और दूसरा शून्य और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में किया है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा इस क्वेश्चन में है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में हमें एक मूल दिया जा रहा है। कौन सा मूल है मूल में वैल्यू है 1/3। तो हम यहाँ लिख लेंगे अल्फा बराबर हम क्या लिख लेंगे अल्फा बराबर कितना है अल्फा बराबर है हमारे पास 1/3 ठीक है ना। इक्वेशन क्या है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/3 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी उनमें मिलेगा a बराबर 1 b बराबर k और c बराबर -5/3। चलिए फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं मूलों का योगफल। क्या लिखते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। वैल्यू लगाएंगे यहाँ अल्फा की जगह 1/3 प्लस बीटा की जगह बीटा बराबर -b यानी कि -k और a की जगह 1 इक्वेशन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए यहाँ इसे यहीं छोड़ते हैं ना इसे बॉक्स में बंद कर लें जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि यह एक इक्वेशन है। चलिए अगला फॉर्मूला किसका है अगला फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल है ना। लिखते हैं मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा की जगह 1/3 इंटू बीटा की जगह क्या आएगा बीटा और c की जगह कितनी है वैल्यू -5/3। कंप्लीट वैल्यू मिल चुकी है ना। यही वैल्यू होगी एक बार और देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह यह वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं अल्फा इंटू बीटा अल्फा की जगह 1/3 इंटू बीटा बराबर c की जगह -5/3 और a हमें पहले से ही 1 दिया जा रहा है। तो 1/3 यहाँ इस 3 से यह 3 कैंसिल हमें बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी कितनी है -5। बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देंगे। चलिए देखिए कैसे 1/3 -5/1 बराबर -k। एलसीएम लेंगे 3 1 एकम 1 -5×3=15 बराबर -k। -15 में से 1 जाएगा -14/3 बराबर -k। माइनस से माइनस कैंसिल हमें k की वैल्यू फाइंड हो चुकी कितनी मिली 14/3 ऑप्शन नंबर वी। ठीक है ना प्यारे बच्चों मिल चुकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में बात हो रही है बच्चों के किस मान के लिए वर्ग समीकरण के मूल
बराबर होंगे। तो हमें फिर से एक बार याद करना होगा कि यदि वर्ग समीकरण के मूल बराबर हैं तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं। अब हमें याद है कि अगर वर्ग समीकरण में मूल वास्तविक है तब हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, और अगर मूल काल्पनिक है तब हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें जो मान मिलेंगे वह किस में मिलेंगे, वह मिलेंगे हमें माइनस में, ठीक है ना, किसमें, ऋणात्मक, जबकि वास्तविक में धनात्मक। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि मूल बराबर हो, ना तो वास्तविक हो ना ही काल्पनिक हो। चलिए इक्वेशन लिखते हैं पहले तो। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे ही हम तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 1 है ना, v बराबर 2k और c बराबर k। ये तीनों वैल्यू मिल चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बाद क्या करना है देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बात की गई है मूल बराबर हो। मूल बराबर के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी की जगह 2k पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह k इक्वल 0। यहाँ लिख पाएंगे हम 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल 0। कॉमन लेंगे वैल्यू 4k कॉमन, तो यहाँ मिली k 4 4 एकम 4 k से k कैंसिल माइनस 1 बराबर 0 है ना, 4k बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिख पाएंगे k बराबर 0 और यहाँ लिख पाएंगे k बराबर 1। मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी। क्या वैल्यू मिली, 0,1। क्वेश्चन में है ये वैल्यू, ये रही आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये तो हो ही चुका है ना, मूल बराबर करने थे, इक्वेशन लगाने थे और सॉल्व कर देंगे। अगली इक्वेशन हमसे कह रही है 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3√2 बराबर 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात करो, क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा मान, पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन रूट में है और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अधिकांशतः बच्चे इस लाइन को पढ़ते ही नहीं है कि यहाँ विविक्त कर निकालना है। इसे हम गुणनखंड विधि की ओर लेके जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूरी तरह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो करना क्या है, देखिए बेसिकली इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3√2 बराबर 0 समीकरण एक। तुलना करेंगे, तुलना करने से जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को लिखते हैं ये इक्वल है, ना कि माइनस। ए इक्वल मिल गए 3√2 है ना, v इक्वल मिल गए 10 और c इक्वल मिल गए 3√2। यही इक्वेशन बनेगी। चलिए विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है, विविक्त कर का फॉर्मूला है d बराबर v वर्ग माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल v की जगह 10 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3√2 यानी 3√2 गुणा 3√2। आगे बढ़ाएंगे, इनके गुणा यहाँ लिख लेते हैं ना, जैसे समझ आ जाए। क्या लिखना है हमें, यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 3√2 गुणा 3√2, 3 त्रिका 9 गुणा √4, √4 के वर्गमूल 2, 9 दूनी 18। वैल्यू मिल गई। चलिए लिखते हैं d बराबर, यहाँ कितने मिले 100 माइनस 4 गुणा 3 त्रिका 9 दूनी 18। आगे बढ़ेंगे, d बराबर 100 माइनस 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7। तो d बराबर 100 माइनस 72 28, ठीक है ना। विविक्त कर कितना मिला 28 28, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है ना। इजी क्वेश्चन है, आप एक दो बार अटेम्प्ट करेंगे आपको ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो कंप्लीट करें उसके बाद प्रैक्टिस करें, जिससे ये क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाओ, है ना।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे, कैसे होंगे? इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। जब कभी मूल की बात होगी तो इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। इक्वेशन फर्स्ट तुलना करेंगे, a बराबर क्या मिलेगा 2, b बराबर क्या मिलेगा -6 और c बराबर क्या मिलेगा 3। इक्वेशन क्या है? मूलों की प्रकृति प्राप्त करने की। b² माइनस 4ac, b की जगह -6 पे स्क्वायर, -4 गुणा ए की जगह 2, सी की जगह 3। सॉल्व करें, -6 के स्क्वायर मतलब 36 और यहाँ इन्हें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 तिया -24 है ना। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, +12 को कहाँ रखेंगे? वैल्यू प्लस है मतलब 0 से बड़ी है, और अगर 0 से बड़ी है तो फलन क्या होगा? फलन होगा वास्तविक। ठीक है, समीकरण क्या होगा? वास्तविक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी? कितना समीकरण है? समीकरण है द्विघात, यानी घातें कितनी है? 2 है। और जब 2 घातों का समीकरण है तो मूल भी कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x-1 पर होल स्क्वायर, x-1 होल स्क्वायर। देखिए इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे और क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना है यह देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है x-1 होल स्क्वायर। जहां कहीं होल स्क्वायर है ना, मानिए यहाँ कोई संख्या है, यहाँ लिखता हूँ कॉलम में, कोई संख्या है 2 पे घात 2, तो इसे हम लिख पाएंगे 2 गुणा 2, लिख लेंगे। चलिए बिल्कुल लिख लेंगे। इक्वल में क्या है? 0 है, इसे भी हम 2 बार लिख लेंगे, x-1 एंड x-1 इक्वल 0। पहली बार में x-1 इक्वल 0, दूसरी बार में भी x-1 इक्वल 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी x बराबर y कितनी मिली? 1। और यहाँ से कितनी मिली? 1। मतलब मूल क्या मिलेंगे? मूल मिल जाएंगे। हम यहाँ लिख लेंगे, हमें मूल क्या मिल जाएंगे? चलिए देखिए, देखिए मूल क्या मिलेंगे हमें, एक सेकेंड, यहाँ से मूल मिले 1 और 1, तो हम कौन से ऑप्शन पर टिक कर पाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और क्वेश्चंस, इनमें क्या पूछा गया है। फिर वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है, बताइए x² माइनस 7x माइनस 60 है ना, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, क्या है? चलिए इक्वेशन लिखें, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर -60। इक्वेशन मिलेगी। मूलों की प्रकृति के लिए b² माइनस 4ac, b की जगह -7 पर होल स्क्वायर है ना, -4 गुणा ए की जगह 1 और सी की जगह -60, 7 49 माइनस माइनस और माइनस प्लस 6 चौको 24 240, इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? पॉजिटिव। और हमें पता है अगर वैल्यू प्लस में है, नो डाउट फलन कैसा होगा? फलन होगा वास्तविक। ठीक है ना, वास्तविक एवं भिन्न, क्योंकि समान तो है ही नहीं। समान कब होगा? जब यहाँ आंसर आ जाता 0, तब हम लिख पाते, कोई 2 आंसर आ जाते, एक आ जाता 0 और दूसरा आंसर हमें मिल जाता है यहाँ से मानिए 4। ऐसी स्थिति में हम क्या लिख देते? फलन है हमारे वास्तविक और बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है x² प्लस 5x बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, x² प्लस 5x बराबर 0 के मूल।
ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में हैं जो थ्योरी बेसिस पे आपने सॉल्व भी किए होंगे, है ना। यहाँ और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन एमसीक्यू के साथ उन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। निकालना क्या है, मूल निकालने हैं। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 0 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू तो 0 मिल ही गई, दूसरी एक्स बराबर क्या मिलेगी, -5। तो फिर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 0, -5। देखिए कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर ए में ही है, आंसर मिल चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या लिखेंगे आप, यदि मूल समान है तब। देखिए इसे ना थोड़ा सा हमने घुमा के रख दिया। अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जब क्वेश्चंस बनाते हैं वे ऐसे ही क्वेश्चंस को रखते हैं, जैसे बच्चों को ऐसा लगे कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को कभी रीड ही नहीं किया और वो एग्जाम में छूट जाते हैं, जिससे आपका स्कोर खराब हो जाता है। तो करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमेशा डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई करनी है ना। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन है ना। हमें इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन है। मूल समान के लिए हमने जैसा पढ़ा है वहां ये लिखा होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब ये तो यहाँ मिल ही नहीं रहा किसी भी ऑप्शन से, पर एक कंडीशन है। अगर हम 4ac की साइड चेंज करते हैं और हम लिख लें वी स्क्वायर इक्वल 4ac, देखिए अब ये ऑप्शन मिल रहा है ना, एक लाइन घुमा दी जिससे पूरा सवाल ही बदल गया। ये हमें ध्यान देना होगा। एग्जाम में जब भी हम बैठेंगे, पेपर जब भी हमारे हाथ में होगा, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा, है ना। चलिए यहाँ कह रहे हैं एक समीकरण है पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स की घात 2 का बहुपद हो। कौन सा समीकरण कहलाएगा, घात 2 का कोई बहुपद है। जैसे यहाँ कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं आपसे पूछ लूं यूनिट 4 के हिसाब से इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप कहेंगे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिख पाएंगे, आप यहाँ लिख पाएंगे वर्ग समीकरण। चलिए वर्ग समीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं। देखिए बात समझिए, कितने हैं, क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण, घात कितनी है, घात है आपके पास 2। तो फिर नॉर्मल सी बात है, अगर घात 2 है तो मूल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिलेगा, अधिकतम कितने मूल, 2 मूल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं समीकरण x माइनस 3 पहले इक्वेशन पहले कोष्टक के अंदर है, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है। क्या है मूल, इस क्वेश्चन की दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस 3 साइड चेंज करेंगे मूल मिला 3। दूसरी कंडीशन 4 की साइड चेंज करेंगे मूल मिला -4। या तो ये मूल है, ठीक है ना। अगर ये मूल है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यह बात एकदम क्लियर नहीं की कि वे इस मूल की बात करेंगे या फॉर्मूला वाले मूल की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं उससे क्या होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या सॉल्व करना है। हम दोनों ही मेथड को, दोनों ही टर्म को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरे टर्म की ओर जब जाएंगे ना, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 है और यहाँ क्या है, यहाँ x प्लस 4 है। इनके गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, यानी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, v की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी -12। प्रकृति के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 1 पर स्क्वायर है ना,
-4 गुणा ए की जगह 1, सी की जगह -12, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 12 चुको 48, 48 और 1 क्या हो गया 49, 49 कैसी वैल्यू है प्लस में है ना, तो मूल हमें कैसे मिल जाएंगे, मूल हमें मिल जाएंगे इसके वास्तविक, यही लिखता हूं मैं, क्या मिलेंगे वास्तविक, ठीक है ना। पेपर में आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई एक चीज क्लियर मेंशन की जाएगी, उसके बाद पूछेंगे, यहाँ क्लियर मेंशन नहीं किया गया, मैंने दोनों ही निकाल के दिखा दिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या करना है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान दोनों ही, तो उस समीकरण का विविक्तकर क्या होगा। समझिए, मूल कैसे हैं, वास्तविक भी है और समान भी है, तब क्या होगा विविक्तकर, तो ऐसी स्थिति में विविक्तकर क्या हो जाएगा आपका, चलिए लिखते हैं, आपका विविक्तकर हो जाएगा धनात्मक 0, ठीक है ना। इसी पर हम क्या कह देते हैं कि मूल वास्तविक भी है और मूल समान भी। चलिए फिर से एक बार विविक्तकर का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए, b² - 4ac, यही तो है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ... ने दिया था। एनसीईआरटी में इस कॉलम को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में इनकी बहुत बार बात की जा चुकी है। ये गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, ठीक है जी, श्रीधराचार्य जी, यह थे गणितज्ञ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो तो मूल क्या कहलाएगा, आप कर चुके हैं इसे, तो यदि विविक्तकर ऋणात्मक है तो नो डाउट मूल क्या हो जाएंगे, मूल होंगे काल्पनिक। अगले क्वेश्चन की ओर, वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एक दूसरे को रिपीट करते हैं, तो तीसरा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया थर्ड, तो मैं ना ये 8वां क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, इसे आप स्वयं से सॉल्व करेंगे, ये आपका HW है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, आगे बात हो रही है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, है ना, यही तो बात है। तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, यहाँ से आपके मूल प्राप्त होते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से आपका द्विघात समीकरण और मूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण और मूल, ठीक है ना। चलिए देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ, क्या बन जाएगा, मूल या वर्ग समीकरण, ठीक है ना। आगे बढ़ते, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु x बराबर फॉर्मूला क्या, देखिए बड़ा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम एक और नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो यहाँ लिखते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, इसी फॉर्मूला को हम बोल देते हैं वर्ग समीकरण के मूल निकालने वाला फॉर्मूला, या इसे बोल देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, b² - 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल होते हैं, कैसे होते हैं, मूल होते हैं बराबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, द्विघात समीकरण में x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं मूलों की प्रकृति, कैसे ज्ञात करनी है ना, इस इक्वेशन को लिख के। वैसे 2 बार हम ऑलरेडी मूलों की प्रकृति निकाल चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन्हें निकालने, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x² + x - 1 बराबर 0, यहाँ से a की वैल्यू मिली 1, v की वैल्यू मिली 1 और c की वैल्यू मिली -1,
फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 1 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -1, माइनस और माइनस कैंसिल, 4 और 1 5, 5 कैसी वैल्यू है, 5 है धनात्मक वैल्यू, और जब धनात्मक है तो हम क्या लिख पाएंगे, मूल की प्रकृति कैसी है, मूल की प्रकृति है वास्तविक, कैसी, वास्तविक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिख पाएंगे यहाँ, वास्तविक। चलिए आगे और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अगर रेखिक समीकरण होता तब यहाँ केवल एक ही मूल निकाल पाते, द्विघात है तो एक से अधिक निकाल सकते। समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 माइनस 1 है। चलिए ट्राई करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 एक मूल तो यह है, जबकि दूसरा मूल है x बराबर +1, पर क्वेश्चन में क्या है -1, मतलब कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इस तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में बात है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूल समान है, ठीक है ना। इसे भी सॉल्व करना होगा कि मूल समान है, वास्तविक है या काल्पनिक है। इन्हें अपना कथन लिख रखा है, अगर मूल समान होंगे तो कथन सत्य है, और अगर मूल समान नहीं होंगे तो कथन असत्य है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या दी जा रही है हमें, इक्वेशन में हमें दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, यही है ना। मूल निकालने हैं, मतलब a बराबर है 1, v बराबर है -4 और c बराबर है 4। मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह -4 पे स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह 1 और c की जगह 4। चलिए माइनस होल घात कितनी है, 2 है, सम है, माइनस हट जाएगा, 16 -16, 16 से 16 कैंसिल, 0। मूल कैसे है, मूल समान है, मतलब कथन क्या है, कथन सही है। आगे बढ़े, ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण। तो देखिए मैंने स्टार्ट में ही आप सभी को बताया था, कोई भी द्विघात समीकरण तब द्विघात होगा जब उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 हो, जबकि यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, जी नहीं, वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है ना, सही है। अगर द्विघात होता क्या होता, अगर होता द्विघात समीकरण तब तो होती 2, अगर होता त्रिघात, क्या होता, त्रिघात तो क्या होती 3, ठीक है ना। तो फिर चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे हो ही गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 में एक्स के मान 0 और 1 है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। चलिए इक्वेशन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, पता करते हैं क्वेश्चन सही है, कथन सही है या कथन गलत है, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। हम फैक्टर करके लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, ठीक है ना। एक पर कोई भी पावर लगाई जा सकती है। इसके बाद फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो हम एक बार लिखेंगे x माइनस 1 और एक बार लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से मिले x इक्वल 1 और यहाँ से मिले x इक्वल -1, मतलब शून्य कहें एक माइनस के और एक प्लस के। चलिए देखते हैं सही है या गलत है। इनके शून्य क्या मिले, इन्हें इन्हें मिले 0 और 1, यानी कि ये कथन असत्य है। आगे बढ़े, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्त कर d बराबर 0 होगा, जी बिल्कुल होगा, d बराबर 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़े,
वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है। वर्ग समीकरण के क्या हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अनेक हल होते हैं ना। वर्ग समीकरण की बात की गई है, कैसे अनेक हल हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। कोई वर्ग समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिए, एक्स प्लस 3, ठीक है ना। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, हमें कितने हल मिले, दो ही हल तो मिले, जबकि यहाँ कितने हल की बात हो रही है, यहाँ अनेकों हल की बात हो रही है, मतलब गलत है। ये क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर, है ना, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर और क्या है प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल 2 है। आपको बताना है 2 सही है, तब तो कथन सत्य है, और अगर 2 नहीं प्राप्त होता है तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना होगा। देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0, और हमें फाइंड क्या करने हैं, मूलों के योगफल दो दिए गए, पहले से ही दिए गए, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना योगफल का फॉर्मूला, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। यह कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, ए होगी, ये वैल्यू क्या होगी, बी होगी, है ना, और ये वैल्यू क्या होगी, सी होगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए वैल्यू लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा योगफल की जगह योगफल ही लिख देते हैं, इक्वल माइनस बी माइनस 4 बटे ए की जगह 2, वैल्यू कंप्लीट लिख चुके। इन्हें सॉल्व करें, 2 दूनी 4, हमें क्या मिला -2, जबकि यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है +2, मतलब कथन क्या है, असत्य है। आगे कह रहे हैं कि जब d बड़ा व बराबर है 0 से, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, केवल वास्तविक नहीं होते। वास्तविक कब होंगे, जब होगा कहीं लिखा है d केवल बड़ा है 0 से, अब मूल होगी क्या, वास्तविक, ठीक है ना, बराबर नहीं होंगे। और अगर कहीं लिखा है डी बड़ा व बराबर है 0 से, तब मूल क्या होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक, वास्तविक व बराबर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये ना यूनिट 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट रहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और उस डाउट को भेजिए, जिससे हम उसे सॉल्व कर पाए। और कंप्लीट वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगले वीडियो जब भी आए वहां तक आप कंटिन्यू बने रहें। उसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जय हिंद, धन्यवाद।